हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नोया टीचर्स एकेडमी पर स्वागत है। आज हम सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर लेवल 1 साइकोलॉजी का जो 18 नवंबर 2012 को आया था उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, सीखने संबंधी निर्योग्यता या सामान्यता। पहला ऑप्शन है, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। दूसरा है, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तीसरा है, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन है, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। और चौथा ऑप्शन है, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, एक बच्चा जो डैश 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 से ग्रसित है वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, डिस्मोर्फिया। दूसरा डिसलेक्सिया। तीसरा है शब्द जबलिंग विकार। और चौथा है डिसलेम्सिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा 2 नंबर, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चिंतन की सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। पहला, प्रतिक्रिया क्रियान्वय। ख, प्रतिक्रिया चयन। ग, पूर्व प्रक्रमण। घ, श्रेणीकरण। इन चरणों का सही क्रम है। तो चिंतन की जो सूचना प्रकरण सिद्धांत है उसमें अपन सर्वप्रथम पूर्व प्रक्रमण, उसके बाद श्रेणीकरण, उसके बाद प्रतिक्रिया चयन और उसके बाद प्रतिक्रिया क्रियान्वय करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिभाशाली विद्यार्थी पहला ऑप्शन अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। दूसरा, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तीसरा, स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं। और चौथा, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आंशिक पुनर्बलन। ऑप्शन पहला, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। दूसरा, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तीसरा है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। और चौथा है, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, फर्स्ट, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पहला, डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। किशोर डैश 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 का अनुभव कर सकते हैं, जीवन के बारे में प्रतितृप्ति का अभाव। दूसरा है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तीसरा है बचपन के में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। और चौथा है आत्मसिद्धि का भाव। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? पहला है फुदकना, दौड़ना, लिखना, चढ़ना। इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, लिखना। ये एक सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है? पहला, सहयोगात्मक समस्या समाधान। दूसरा, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तीसरा है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता करना। चौथा है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, सहयोगात्मक समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश 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 है। पहला है वाक्य, दूसरा है रूपिम, तीसरा है स्वनिम और चौथा है संकेत प्रयोग विज्ञान, प्रैग्मेटिक्स। इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। उनकी मानसिक बुद्धि डैश वर्ष होगी? 8, 14, 15, 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। पहला है पूर्ण, दूसरा है उच्च, तीसरा है मध्यम, चौथा है कम से कम। इसका राइट आंसर होगा, वो होगा उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? पहला बाह्य कारक, दूसरा है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, तीसरा है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति और चौथा है लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है सिवाय? पहला ऑप्शन, विषयों को भिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं अपन, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। तीसरा है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। और चौथा है बुद्धि संक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं अपन। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन नंबर 1, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा देखते हैं, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तीसरा है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक की प्रभावित नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4।
कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक की प्रभावित नहीं करता। मतलब जो आर्थिक स्तर होता है बच्चे का, सामाजिक स्तर होता है ना, तो बुद्धि लब्धि होती है ना, वो उसको प्रभावित नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं अपन। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। पहला, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ। दूसरा, विद्यार्थियों की अक्षमताएं। तीसरा है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। और चौथा है विद्यार्थियों की त्रुटियां। तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। पहला, स्मृति। दूसरा, अनुशासित स्वभाव। तीसरा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। और चौथा है परीक्षण करने की प्रवृत्ति। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही। ऑप्शन नंबर 2 की तरफ देखते हैं अपन। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। ऑप्शन तीसरा, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा रही है। ऑप्शन फोर्थ, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका होता है। पहला, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन। दूसरा, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तीसरा है, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। और चौथा है, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड वाला, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 20, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है आवासीय विद्यालय खोलना। तीसरा है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। और तीसरा है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, आवासीय विद्यालय खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला, क्षमता संवर्धन। दूसरा, संवेदनशील बनाना। तीसरा है पृथक्करण। और चौथा है अभिभावकों की भागीदारी। इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है इसका, यह सार्वभौमिक धारण रिटेंशन को सुनिश्चित करता है। दूसरा, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तीसरा है, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। और चौथा है, यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति को अनुगमन करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश 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 का डैश 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 जरूर होना चाहिए। विद्यार्थियों बहिष्करण, दूसरा है अन्य शिक्षकों समावेशन, तीसरा विद्यार्थियों समावेशन, चौथा है अभिभावकों समावेशन। इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों समावेशन। 24, निम्नलिखित में से अंतःविषयी निर्देशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। दूसरा ऑप्शन है, पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तीसरा है, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने का अवसर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है कि प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ये विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकते हैं। पहला है, मुक्त खेल के लिए समय देने। दूसरा है, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। तीसरा है, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। चौथा है, मुक्त अंतः वाली सामग्री उपलब्ध कराने। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना चाहिए। चलते हैं 26 की तरफ। वे शिक्षार्थी जो संवर्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है नैपुण्यता अभिविन्यास। दूसरा है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तीसरा है निष्पादन परिहार अभिविन्यास और चौथा है कार्य परिहार अभिविन्यास। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दूसरा, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। चलते हैं 27 की तरफ। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। दूसरा है, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तीसरा बोल रहा है कि समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। और चौथा है, सकारात्मक अंतः वाली कहानियाँ सुनानी
चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, मेरा परिवार। 29 बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपन को देखना है सत्य है। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसीलिए शिक्षक को उसे तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। दूसरा, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो वह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तीसरा है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। चौथा है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं अपन 30 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? पहला, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। दूसरा है, समस्या मौलिक होती है। तीसरा है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्य उपागम होता है। और चौथा है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, 1। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। अपन ने ये 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना चैनल है नोया टीचर्स एकेडमी। थैंक यू।